सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय सीरीज़ जिसमें मैं आपसे अपने हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी को शेयर कर रहा हूँ। तो जैसा कि डॉक्टर अंकित कुमार जैन ने हमको ओके बोल दिया है, हम हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो अब आपके और मेरे सवालों के जवाब देंगे। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख के इनसे पूछ सकते हैं, मतलब मुझसे मेरे से पूछिए और ये इसको आंसर करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एड्रेस करें। तो आज मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ। आज सर के साथ में मेरा पहला राउंड है, ऐसे कई राउंड होंगे। सर से मेरी बात हुई है बैक में कि वो आगे जाके मैं जहाँ भी हूँ वो कहीं ना किसी मीडियम से, गूगल मीट, जूम से वो क्वेश्चन जब भी सर को टाइम मिलेगा वो क्वेश्चन को आंसर करते रहेंगे और जितना मुझसे बनेगा मैं आंसर करूँगा जहाँ तक मेरे लेवल के हैं, मेरे एक्सपीरियंस के लेवल पे। बट ही इज़ द बेस्ट गाइड। तो आज के इस वीडियो में मैं सर से ये पूछूंगा एक एज अ पेशेंट कि सर बाल तो इम्प्लांट कर देंगे, जितने भी 2000 ग्राफ्ट लग रहे हैं, स्कार में ग्राफ्ट लग रहे हैं, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसे करनी चाहिए, ये आपके लिए भी गाइड है। आप अपने फैमिली को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, फैमिली में कौन क्या रोल कर सकता है, आपको कैसे क्या प्रिकॉशन रखने हैं। तो A to Z गाइडेंस आज सर आपको देंगे। सो हियर इज अंकित कुमार जैन, ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस सर्जन। इन्होंने 500 से भी ऊपर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज करी है। तो ओवर टू हिम। हेलो, आई एम डॉक्टर अंकित कुमार जैन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि धवल ने पूछा कि ट्रांसप्लांट हो जाएगा उसके बाद क्या, या ट्रांसप्लांट के पहले क्या सावधानियां रखनी है। तो हम ये दोनों चीज़ें आज डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रांसप्लांट जैसे हम जब प्लान कर रहे हैं तो उसके पहले की प्रिकॉशन में एक तो आपका प्रॉपर एक डिटेल चेकअप होना चाहिए, जो जैसे हम लोग एक डिस्कशन कर चुके हैं, उनकी ग्रेड असेसमेंट, डोनर एरिया असेसमेंट, कोई मेडिकल कंडीशन है एसोसिएटेड, कोई इनके सारे ब्लड टेस्ट होंगे, चेकअप्स होंगे कि कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, खून की कमी है, कुछ ऐसा नॉर्मलिटी तो नहीं चल रहा है कि ये कहीं से सर्जरी के लिए फिट है या नहीं है। तो पहले वो फिटनेस एक चेक की जाएगी, ठीक है। उसके बाद इनको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, कि कैसे इसको आगे केयर करना है, कैसे डे ऑफ सर्जरी पे आपको आना है, या क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, वो सारा डिस्कस करना रहता है, ठीक है। डे ऑफ सर्जरी पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रहेंगी, बट ऐसा रहता है कि थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट लेना है। और सर्जरी वाले दिन आपको जैसे आप एक शैम्पू लेके आ सकते हैं कि डेंड्रफ है तो उसके लिए एंटी डेंड्रफ शैम्पू पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप प्लान में रख सकते हैं। पोस्ट ऑप क्या करना है, तो आपको कुछ मेडिसिन सजेस्ट की जाती है जिसमें एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, इचिंग की या इन्फ्लेमेशन की मेडिसिन होती है। तो ये आपको सेम डे से ही स्टार्ट कर देनी होती है, बिकॉज वुंड उस दिन क्रिएट हो जाती है। तो आपको मेडिसिन भी सेम डे से ही स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। तो वो जो मेडिसिन आपको 5 से 7 दिन के लिए दी जाती है वो बहुत ही क्रूशियल होती है, जो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको डोनर एरिया और ग्राफ्ट एरिया दोनों की केयर करनी चाहिए। डोनर एरिया की केयर में आपको 2 ड्रेसिंग चेंज होती है, एक सर्जरी के दिन होती है, एक नेक्स्ट डे होती है। उसके बाद तीसरे दिन से कोई ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ पे एक जस्ट एंटीबायोटिक क्रीम लगाई जाती है, तो वो आपको यूज़ करना है। इसके बाद आपकी रेसिपिएंट एरिया की केयर में, जहाँ ग्राफ्ट लगे हैं वहाँ जस्ट हमें एक सलाइन का स्प्रे देते हैं। वो स्प्रे हमें हर आधे घंटे में यूज़ करना होता है, उससे क्लॉट्स इजीली डिजोल्व होते हैं और हेड वॉश बहुत इजी हो जाता है, और वो ग्राफ्ट सर्वाइवल के लिए भी बेटर होता है। तो ग्राफ्ट एरिया की केयर इस तरह से करना है। इसके अलावा ग्राफ्ट एरिया की केयर में आपको ये ध्यान देना है कि ग्राफ्ट किसी चीज़ से रब ना हो, अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो या अपनी जगह से निकल ना जाए, ताकि ग्राफ्ट ग्रो करे, सही डायरेक्शन में ग्रो करे, सही एंगल पे ग्रो करे और प्रॉपर एक नेचुरल रिजल्ट आपको मिले। इसके बाद आपका शेडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। आपका जैसे हेड वॉश किया, क्लॉट्स निकल गए, एक आपका प्रॉपर एक प्राइमरी लुक बन जाता है। फिर शेडिंग फेज आता है। शेडिंग फेज में आपके हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको ऐसा लग सकता है कि जो ग्राफ्ट लगाए गए थे ये गिरने लगे हैं, ये फेल हो रहा है, ट्रांसप्लांट शायद सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हमारे सिर्फ शाफ्ट होते हैं बालों के, रूट्स इनके वहाँ पे अंदर सेटल डाउन हो चुके रहते हैं। ये अपना एक टाइम पीरियड लेते हैं जो जनरली 3 महीने तक हो सकता है। उसके बाद वहाँ पे नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है।
चौथे महीने से वहाँ पे डेंसिटी बढ़ना शुरू होती है, जो 6 महीने 7 महीने में एक एवरेज डेंसिटी में आ जाती है। 6 से 7 महीने में एक आपका बहुत डिसेंट लुक बन जाता है। ग्रोथ आपकी साल भर होती रहती है, लगभग 1 ईयर तक आप उसकी ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकते हो बढ़ते हुए। पर 6 से 7 महीने में इतना डिसेंट लुक आ जाता है कि आपको एक सफिशिएंट लुक मिल जाता है। तो ये रहता है पूरा। इस बीच में आप और क्या केयर कर सकते हैं, तो आप अपने एग्जिस्टिंग हेयर के लिए और ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे बायोटीन बेस्ड हैं या ओमेगा 3 फैटी एसिड बेस्ड है, जो हम जनरली रिकमेंड करते हैं। आप बीएसटी ब्लॉकर ले सकते हैं, मिनॉक्सिडिल ले सकते हैं। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हम साथ में रिकमेंड करते हैं। इसके बाद हम एक पीआरपी थेरेपी होती है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वह भी आपके एग्जिस्टिंग हेयर और ट्रांसप्लांटेड हेयर दोनों को बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। तो उसके 2 से 3 सेशन भी हम लोग जनरली 6 महीने में प्लान करते हैं। तो ये पूरी केयर होती है मेडिसिन से रिलेटेड या आपका प्रिकॉशन से रिलेटेड। इसके अलावा जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो डाइट होती है। तो डाइट में हम लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बाल एक प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, हमारा फोकस रहता है कि आप प्रोटीन रिच डाइट लें, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें। आप कोशिश करें जंक फूड अवॉइड करें, तला हुआ मीठा खाना, फैटी खाना, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या इस तरह से जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं वो अवॉइड करें। जो भी अपने अच्छे फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मिल्क है या जो भी प्रोटीन रिच सोर्स हैं, उनको आप थोड़ा सा अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें हैं जो हम जनरली पेशेंट को बताते हैं कि पोस्ट ऑप केयर में अपने बालों को अच्छा रखने के लिए या अच्छी ग्रोथ हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अचीव करने के लिए आप कर सकते हैं। ओके, तो आपको अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना है। आपको जैसे सर ने बताया, आपको मल्टीविटामिन लेना है और आपको अच्छा खाना खाना है, प्रोटीन रिच खाना खाना है। आप वेज है तो वेज डाइट कीजिए, नॉन वेज खा सकते हो तो नॉन वेज डाइट कीजिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फेक्शन क्रिएट ना हो उसके लिए भी सर ने बता दिया है कि आपको बहुत ध्यान रखना है। तो सर कुछ लोगों की समस्या होती है कि हार्ड वाटर होता है और सॉफ्ट वाटर होता है, तो इसका क्या रोल होता है बालों के ट्रांसप्लांट के बाद, वो उसमें क्या करना चाहिए? यस, इसमें आप कोशिश करें कि हार्ड वाटर अवॉइड करें यूज़ करना। हार्ड वाटर डेफिनेटली आपके एग्जिस्टिंग और ट्रांसप्लांटेड दोनों हेयर को डैमेज कर सकता है। तो कोशिश करें कि सॉफ्ट वाटर का यूज़ करें। इनिशियल 7 डेज तो ज़रूर से आप वही यूज़ करें जब ग्राफ्ट एकदम नए होते हैं, एकदम ही नए लगाए जाते हैं और वो एकदम न्यूबॉर्न की तरह होते हैं। तो उस समय तो हमें बहुत ज़्यादा केयर देनी होती है, तो उस समय तो आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। बाद में भी अगर आप सॉफ्ट वाटर यूज़ करते हैं तो ये ओवरऑल आपके बालों के लिए ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कुछ लोग बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, हमें गीज़र के खौलते पानी से नहाना है, तो ठंड में भी गर्मी में भी गीज़र की आदत हो जाती है। तो सर कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर सर के पानी के लिए सही है जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो? जनरली देखिए, बहुत गर्म पानी से नहाने से हमें टेम्परेरी तो अच्छा लगता है, बट इससे हमारी स्किन ड्राई होती है, स्किन का हमारा ऑयल चला जाता है, तो कहीं ना कहीं इचिंग की प्रॉब्लम, फ्लेकीनेस की प्रॉब्लम ये सारी होती है। तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी तो इवन ठंडों में भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हम गुनगुना पानी यूज़ कर सकते हैं अगर ठंड का मौसम है, या ठंडा पानी बेटर होता है आपका अगर कोई भी सीज़न हो। उसमें आप बालों को धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत गर्म पानी रखने की ज़रूरत नहीं है या रखना नहीं चाहिए। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारा यूथ या हमारे सॉर्ट ऑफ मेल जेनरेट है कि आपको किसी भी प्रकार का सब्सटेंस नहीं लेना है। अगर कोई अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उसका ट्रांसप्लांटेड हेयर पे क्या रिजल्ट होता है, ये सर बताएंगे आपको। तो स्मोकिंग और अल्कोहल इन जनरल ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इवन ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट भी हमें डिफ़िकल्टी आती है। अगर हम अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो हमारे वुंड डीलिंग डिफ़िकल्ट होती है, तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और उसके बाद बालों की ग्रोथ को भी ये अफेक्ट करते हैं, आपको थोड़ी सब ऑप्टिमल ग्रोथ मिल सकती है। तो कोशिश ये करें कि या तो आप इसको क्विट कर दें, या अगर पूरी तरह क्विट पॉसिबल नहीं है, शॉर्ट पीरियड में आपने डिसीजन लिया है, तो एटलीस्ट 2 वीक पहले इसको आप अवॉइड करें। तो हेयर ट्रांसप्लांट से 2 वीक पहले और 2 वीक बाद तक आप कोशिश करें कि इस चीज़ को अवॉइड करें,
ताकि एटलीस्ट सर्जरी के ड्यूरेशन में और जब आपके ग्राफ्ट एकदम न्यू होते हैं उस समय इन पे अफेक्ट ना आए। तो उससे भी काफ़ी हद तक आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो और ग्रोथ को बेटर कर सकते हो। बट बेस्ट डिसीजन यही होगा कि आप इसको क्विट करें, ताकि ये बालों के लिए भी अच्छा हो और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है हमारे फिटनेस एंथुजियास्ट के लिए, जो सॉर्ट ऑफ प्रोटीन लेते हैं और स्टेरॉइड्स लेते हैं और बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं XYZ, तो उसका हेयर ट्रांसप्लांटेड बालों पे क्या असर पड़ता है? ओके, तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स तो अच्छे होते हैं, आप उनको डेफिनेटली ले सकते हो। बट स्टेरॉइड्स जनरली हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। काफ़ी सारे लोग के लिए वो कंपल्सन होता है, बॉडी बिल्डिंग में कई जगह उनको यूज़ करना पड़ता है, बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेयर्स। तो वो अगर आप स्किप कर सकें तो बेटर है। बाकी प्रोटीन सप्लीमेंट से कोई इशू नहीं है, या आपको जो भी डाइटरी सप्लीमेंट्स जिनमें बताए जाते हैं उनसे कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं है।